हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रमोद कुमार आप सभी का राजधानी कोचिंग संस्थान अशोक राज पटना में स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम सेल पढ़ाए थे और उसके बाद कोशिका भित्ति, सेल वाल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म पढ़ाए थे। आइए उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका देखिए, इसी में अगला सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है, सबसे पहले ये जानो कि माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप और जंतु। किसमें? तो पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। इसका खोज जो है सबसे पहले 1880 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में कोलीकर 1880 ईस्वी में किनके द्वारा? कोलीकर के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? कोलीकर के द्वारा किया गया। एक और वैज्ञानिक है 1880 से 90 में अल्टमैन, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? बायोब्लास्ट। क्या कहा? बायोब्लास्ट। और बाद में 1898 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए कार्ल बेंदा, इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप देखो, ये जो है कोलीकर ने जब खोजा था तो इन्होंने एक कोशिकीय जीव में खोजा और इन्होंने कहा कि कोशिका में एक स्थान है जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। उससे ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद में उसी पर अल्टमैन साहब ने आए और इन्होंने बहुकोशिकीय जीव में खोजा और इन्होंने कहा कि कोशिका में जो स्थान है जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसको उन्होंने क्या नाम रख दिया? बायोब्लास्ट। क्या नाम रख दिया? बायोब्लास्ट। बाद में 1898 ईस्वी में सीवेंदा, पूरा नाम है कार्ल बेंदा। क्या नाम है? कार्ल बेंदा। इन्होंने कहा कि बायोब्लास्ट नाम नहीं रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब आपसे सवाल पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? तो मान लो कोलीकर रहे तो कोलीकर, अल्टमैन रहे तो अल्टमैन, दोनों में से कोई एक रहे तो लगा देना है। मामला कब फंसेगा? जब दोनों ऑप्शन में रहेंगे। तब ये नहीं अब बीपीआरसी आप TR3 4 दीजिएगा तो एक से अधिक नहीं लगाना। जब दोनों ऑप्शन में रहेंगे तब आप कोलीकर लगाएंगे, क्योंकि कोलीकर साहब ने इसको पहले खोजा एक कोशिकाओं में। अल्टमैन ने इसका खोज कब किया था? बाद में किया था। और दोनों में से कोई और है, कोलीकर है तो कोलीकर, अल्टमैन तो अल्टमैन। मामला फंसेगा जब दोनों रहेंगे तब हम लगा देंगे कोलीकर को, तब अल्टमैन को नहीं लगाएंगे। क्लियर? अब आइए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों जगह पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बनाता हूँ, ठीक है? मैं माइटोकॉन्ड्रिया का एक आपको फिगर बनाता हूँ और उस फिगर से आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है? अब आप देखिए, ये आपका है, ये मैंने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो, यहाँ पर ये होता है सर्कुलर DNA, सब में होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है।
अब देखो, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, हिंदी इसका होगा बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली ये है आपका इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, हिंदी इसका होगा आंतरिक झिल्ली। क्या होगा? आंतरिक झिल्ली। ये हो गया क्रेस्टी। क्रेस्टी, इसमें जो लिक्विड होता है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, या इसका दूसरा नाम है F1 पार्टिकल। इसको बोलते हैं राइबोसोम। और यह आपका है सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए यानी गोल डीएनए। हिंदी इसका क्या होगा? गोल डीएनए। हिंदी क्या होगा? गोल डीएनए। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है, डबल मेम्ब्रेन। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने झिल्ली होते थे? 2, बाहर और अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये तीनों में 2-2 झिल्ली होता है, डबल, एक बाहरी और एक आंतरिक। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसके बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? बाहरी झिल्ली। और अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? आंतरिक झिल्ली। क्या बोलेंगे? आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली से अंगुली जैसी रचना निकली होती है। क्या निकली होती है? अंगुली जैसी रचना निकली होती है, जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रिस्टी। पूछता है कई बार एग्जाम में कि क्रिस्टी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंतरिक झिल्ली से अंगुली जैसी रचना निकली होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम F1 पार्टिकल पाया जाता है। अब देखिए, ये सब पर होता है। हम एक ही जगह बनाए कि फिगर गंदा न हो, तो ये सभी जगह होता है। ठीक है, अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। ये केंद्रक को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ही ऐसा है जिसके पास अपना डीएनए होता है और वह अपने लिए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। केंद्रक में तो डीएनए होता ही है, केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए होता है। ठीक है, फिर से इसको समझ लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसके बाहरी भाग को बाहरी झिल्ली और अंदर वाले भाग को आंतरिक झिल्ली कहते हैं। आंतरिक झिल्ली से अंगुली जैसी रचना निकली होती है। क्या होती है? अंगुली जैसी रचना निकली होती है, जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम F1 पार्टिकल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। और यहीं पर आपको क्रेब्स साइकिल होता है, जहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। वो श्वसन का चीज़ है, श्वसन में पड़ी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये आपको क्या पाया जाता है? तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। क्या होती है भाई? कोशिकीय श्वसन। श्वसन, इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है,
कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा निकलता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा की। यह जो है तो ये ऊर्जा बनेगा किस फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में। तो यह जो है एडीपी को, एडीपी इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट। तो यह एडीपी को किस में बदल देगा, एटीपी में, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, करेंसी यानी ऊर्जा का सिक्का। ठीक है, फिर से इसको समझ लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। क्या होती है, श्वसन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, यह जो है एडीपी को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को किस में बदल देगा, एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। फिर या एटीपी को किस में तोड़ेगा, एडीपी में। तो जब एटीपी से एडीपी में टूटता है तब अधिक ऊर्जा निकलती है। इसको याद रखिएगा, सबसे अधिक एनर्जी कब मिलेगा, जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा। यहाँ 3 गो फॉस्फेट है, इसमें से 1 गो फॉस्फेट निकल गया तो एडीपी बच गया। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण यह अपने लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। सिर्फ अपने लिए, सेल से भी लेता है और विशेष परिस्थिति में यह अपने लिए प्रोटीन का भी निर्माण करता है। इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी, सेमी ऑटोनोमस बॉडी। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हो, अर्ध स्वतंत्र है। या जैसे देखो सुधा जो है सहकारी संस्था है, उस पर सरकार का भी नियंत्रण है और अपने लिए वो निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र है। ठीक है, दामों जब भी बढ़ाना होता बढ़ा देता है। तो यह सेल से भी उधार लेता है और अपने लिए भी यह प्रोटीन का निर्माण करता है और सेल से भी लेता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, तो इसके पास ऑलरेडी अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। क्लियर, अब आप देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म इसका है क्या, ईआर। क्या है, ईआर। और इसका हिंदी होगा अंतः प्रद्यव्ययी जालिका। क्या होगा, अंतः प्रद्यव्ययी जालिका। अब देखो यह भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका, यानी पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसका खोज जो है पोर्टर के द्वारा किया गया। पोर्टर, किसका, पोर्टर के द्वारा किया गया। वैज्ञानिक का नाम है पोर्टर। उन्हीं के द्वारा अंतःप्रद्यव्ययी जालिका का निर्माण किया, खोज किया गया। यह जो है आपको मैं फिगर जब बनाया था तो
तो देखो मैं इस तरह से एक फिगर बनाया था, ये केंद्रक है, इस तरह से था, इसी तरह से न था। तो यह एक नलिकाकार रचना है जिसका एक छोर किससे जुड़ा होता है, केंद्रक से जुड़ा होता है। यह नलिकाकार ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका एक छोर किससे, केंद्रक से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जो जालिका है यह दो प्रकार का होता है। आपको देखो यहाँ पर भी एक फिगर बनाए थे इस तरह से और ये इस तरह से बनाए थे। एगो पर स्पॉट नहीं था, मेरा पिछला वीडियो में देखिएगा, सेकंड वाले वीडियो में, और एगो पर इस तरह से स्पॉट था। तो जो स्पॉट था ये राइबोसोम है। तो जिस पर भी राइबोसोम रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे रफ ईआर, और जिस पर नहीं रहेगा उसको बोलेंगे स्मूथ ईआर। क्या बोलेंगे, स्मूथ ईआर। दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, तो काम में भी अंतर है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। ठीक है, अब देखो तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह दो प्रकार का हो गया। कौन कौन, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। अब देखो रफ ईआर किसको बोलेंगे, पहले देखो स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर इसका हिंदी होगा चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या होगा, चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब देखो इसको वैसे ईआर जिस पर क्या नहीं होगा, राइबोसोम, राइबोसोम नहीं होता है। क्या होगा, राइबोसोम नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे स्मूथ ईआर। और यह सेल में क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के संश्लेषण में क्या होगा, सहायक होता है। यानी स्मूथ ईआर कार्बोहाइड्रेट और वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक, ये स्मूथ ईआर यकृत में भी होता है, और यकृत में यह क्या करेगा, विषैले पदार्थ को ये क्या करेगा, विषहीन बनाने का काम करेगा। अगर गलती से थोड़ा बहुत आप अनजाने में पॉइजन खा लिए तो यह यकृत में भी होता है जो विषैले पदार्थ को विषहीन बनाने का काम करता है। अब ऐसा नहीं समझना है कि 1500 ग्राम का लीवर है और जाके वो सल्फास की गोली खा लीजिए, तो उसमें यह कोई काम नहीं करेगा। उसमें एक ही काम करेगा, 4 आदमी उठाएंगे और पीछे से जाएगा और कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो यकृत में स्मूथ ईआर विषैले पदार्थ को विषहीन बनाने का काम करता है। क्लियर, अब देखो, अब आप देखो रफ ईआर। ये हो गया खुरदुरा अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब देखो खुरदुरा क्यों हो गया रफ, इस पर राइबोसोम था। तो वैसे ईआर जिस पर राइबोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और यह सेल में क्या करेगा, प्रोटीन के संश्लेषण में क्या करेगा, प्रोटीन के संश्लेषण में क्या करेगा, सहायक होगा। इस पर राइबोसोम पाया जाता है और यह कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होगा, सहायक होगा। क्लियर, अब देखो ये तो हो गई रफ ईआर और स्मूथ ईआर, यानी चिकना ईआर और खुरदुरा ईआर की बात। अब सवाल उठता है कि ये ईआर करता क्या है। तो ईआर कोशिका में पदार्थों के परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होता, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लाना ले जाना में सहायक होता है। उसके बाद यह क्या करता है, ये आप देखो कि इस तरह से जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ये इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है,
तो यह कोशिका को अंदर से सहारा प्रदान करता है। क्या करता है? अंदर से सहारा प्रदान करता है। इसलिए ईआर को क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन या इंडोस्केलेटन ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? साइटोस्केलेटन या इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन ऑफ सेल। इसका हिंदी होगा कोशिका का कंकाल तंत्र, यानी से सहारा प्रदान करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका का कंकाल तंत्र, यानी साइटोस्केलेटन या इंडोस्केलेटन ऑफ सेल। फिर से समझ लीजिए, ईआर जो है यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसका खोज पोर्टर के द्वारा किया गया और यह नलिकाकार रचना है जो जिसका एक छोर केंद्रक से जुड़ा होता है। यह जो है दो प्रकार का होता है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ कहेंगे वैसे ईआर जिस पर राइबोसोम नहीं होता है और यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट और वसा के संश्लेषण में सहायक होता है, तथा स्मूथ ईआर लीवर यकृत में विषैले पदार्थ को विषहीन बनाने का भी काम करता है। रफ ईआर किसको कहेंगे? वैसे ईआर जिस पर राइबोसोम पाया जाता है और यह कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो ये तो हो गई रफ ईआर और स्मूथ ईआर की बात। तो ईआर करता क्या है? तो ईआर कोशिका में पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है तथा यह कोशिका को अंदर से सहारा प्रदान करता है। अतः ईआर को साइटोस्केलेटन या इंडोस्केलेटन ऑफ सेल, कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। क्लियर? अब आइए, अब देखिए राइबोसोम। राइबोसोम तो यह भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका, पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। इसका खोज जो है किनके द्वारा? पलैडे के द्वारा किया गया। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? राइबोसोम का एक दूसरा नाम है पार्टिकल। पलैडे का किसको बोलेंगे? राइबोसोम। और राइबोसोम का जो निर्माण होता है किससे होता है? आरएनए एवं प्रोटीन से होता है। किससे होगा? आरएनए और प्रोटीन से होता है। यह सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी सबसे छोटा क्या है? कोशिकांग है। यानी कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन है? राइबोसोम है। और इसका निर्माण किससे होता है? आरएनए और प्रोटीन से होता है। और यह कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। इसलिए इसका एक उपनाम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री, यानी प्रोटीन का कारखाना। क्या कहेंगे? प्रोटीन का कारखाना। तो यह कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। चलिए अब देखो, यह राइबोसोम जो होता है यह दो प्रकार का होता है। आपको हम बताए थे जब प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक जब सेल बताए थे तो वहाँ बताए थे राइबोसोम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक था 70S और दूसरा था 80S। ये कहाँ पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कोशिका में मतलब जो पुराना कोशिका है, विकास नहीं हुआ है और पूर्ण रूप से विकास नहीं तक, केंद्रक झिल्ली नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम नहीं है, लेकिन क्या है? 70S राइबोसोम है। इसका सभी इकाई क्या था? 50S एवं 30S। और 80S कहाँ पाया जाएगा? पाया जाएगा यूकैरियोटिक,
यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होता है उसमें यानी केंद्रक झिल्ली होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, एटीएस राइबोसोम, इसका तो ये राइबोसोम दो प्रकार का 70S और 80S, 70S प्रोकैरियोटिक में और 80S यूकैरियोटिक में। तो मेरा वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए देख रहे हैं तो ये राजधानी कोचिंग संस्थान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।